हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके 2014 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है गिव द मीनिंग। ए नंबर में एमनेसिया। एमनेसिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, लॉस ऑफ मेमोरी और इनएबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफन ड्यू टू ब्रेन इंजुरी, इलनेस और द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। यानी कि एक्चुअल में एमनेसिया का मीनिंग आप लोगों को याद रखना है लॉस ऑफ मेमोरी। यानी कि एमनेसिया ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में पेशेंट अपने साथ यानी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है पास्ट में वो सब चीज़ भूल जाते हैं। ये टेम्पोररी टाइम के लिए भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए हो सकता है या फिर ये परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए एमनेसिया हो सकता है। इसे मतलब एमनेसिया होने का कई कारण हो सकता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है ब्रेन इंजुरी, यानी कि आपका ब्रेन में इंजुरी होने के कारण किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, या फिर इलनेस किसी तरह का सीवियरिटी जो होता है बीमारी में, सीवियर बीमार के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी ड्रग्स का साइड इफेक्ट के कारण हो सकता है, या फिर अधिकतर अल्कोहल इनटेक करने की वजह से भी टेम्पोररी एमनेसिया हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इकोलालिया। इकोलालिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इकोलालिया इज द मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड जस्ट स्पोकन बाय अनदर पर्सन ऑकरिंग एज ए सिम्टम्स ऑफ मेंटल कंडीशन। यानी कि इकोलालिया एक ऐसा स्टेट है या ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा कि किसी दूसरे व्यक्ति को बोलते हुए कुछ सुना है, जो सुना है उसी को बार बार रिपीट करता रहेगा, जो कि पेशेंट के लिए उसके पास कोई मीनिंग नहीं होता है, उस वर्ड का कोई फ़ायदा नहीं है उसे बोलने का, लेकिन फिर भी उसे बार बार दोहराता रहता है। इस कंडीशन को कहा जाता है आपका इकोलालिया। या फिर यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है, व्हेन रिपीटेड बाय द सेम पर्सन इट इज़ कॉल्ड पैलिलालिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही वर्ड को बार बार दोहराता रहता है तो उस कंडीशन को पैलिलालिया के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को अधिकतर इकोलालिया ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना है इकोलालिया मतलब किसी दूसरे का वर्ड को किसी और व्यक्ति के द्वारा बार बार दोहराना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डेलूशन। डेलूशन का मीनिंग आप लोग लिखोगे, इट इज़ ए फॉल्स बिलीव और जजमेंट अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी। यानी कि आपके एक्सटर्नल में जो कुछ भी है उससे आप मतलब गलत क्या करोगे, जजमेंट करोगे, या फिर आपका जो बिलीव होगा आपके इन्वायरमेंट के बारे में वो गलत होगा। इस कंडीशन को ही डेलूशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है न्यूलॉगिज्म। न्यूलॉगिज्म का मीनिंग को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा जो एमडी नर्सिंग एजुकेशन के नाम से यूट्यूब चैनल था वो फिलहाल आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा यूट्यूब में। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को ये ईजी नर्सिंग मिल सके, क्योंकि जो एमडी नर्सिंग एजुकेशन में जो भी वीडियोज़ थे वो सारा वीडियोज़ आपको इजी नर्सिंग चैनल में मिल जाएगा, और नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ आएगा सभी वीडियोज़ को इसी चैनल में अपलोड किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इट इज़ थॉट डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट फॉर्म्स न्यू वर्ड टू कम्युनिकेट विच डू नॉट हैव एनी मीनिंग इवन इन डिक्शनरी। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि यह एक थॉट डिसऑर्डर होता है जो पेशेंट के द्वारा बनाया जाता है, क्यों, कम्युनिकेट करने के लिए, जबकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ना ही तो हम लोगों के पास यानी कि इन्वायरमेंट में जो आदमी होता है उसके पास होता है, और ना ही तो किसी डिक्शनरी में होता है। या फिर आप लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये न्यूली कॉइंड वर्ड और एक्सप्रेशन को ही आपका न्यूलॉगिज्म कहा जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को न्यूलॉगिज्म का मीनिंग दूसरा बताया था, लेकिन वो मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी वर्ड जब नया बनाया जाता है जिसका मीनिंग डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो बनाता है उसके पास उसका मीनिंग होता है, इस कंडीशन को ही न्यूलॉगिज्म कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे मेंटल पेशेंट जो होता है वो किसी से कम्युनिकेट करने के लिए नया वर्ड बोलता है, लेकिन सामने वाला को समझ में नहीं आता है क्योंकि उसका मीनिंग पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, न्यूलॉगिज्म। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग ऑटिज्म रेफर्स टू ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंजेस इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। यानी कि ये एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो डे बाय डे आपका ब्रेन में जो अफेक्ट करता है उसके कारण डेवलप होता है। अब ये अफेक्ट क्यों करता है, जब आपके सामने बहुत सारा चैलेंजेस आता है या कोई घटना बार बार रिपीटेशन होता रहता है आपके साथ, उसी कारणवश आपके मेंटल में इस तरह का डिसऑर्डर डेवलप्ड हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है स्लीप वॉकिंग इज अदरवाइज कॉल्ड एज। इसी क्वेश्चन को आप लोगों को घुमाकर पूछ सकता है कि स्लीप वॉकिंग ऑल्सो नॉन एज। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछे या इसे पूछे, इसका आंसर सेम होगा। इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति सोते हुए कोई काम करने लगे, यानी कि आपने कोई भी एक्टिविटी करना शुरू करे, उस कंडीशन को ही सोमनम्बुलिज्म कहा जाता है। जैसे आप लोग देखे हैं अक्सर बच्चा मतलब जब बचपना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोते हुए किसी से बात मतलब नींद के कंडीशन में ही किसी को बुलाना शुरू कर देता है, किसी से बात करने लगता है, या फिर नींद के हालत में ही उठ के चलना शुरू कर देता है, कुछ चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को ही आपका सोमनम्बुलिज्म कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है मूड स्टेबलाइजर आर यूज्ड इन केस ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है टेम्पोररी डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरोल। यानी कि टेम्पोररी डिस्चार्ज का मतलब होता है किसी भी मेंटल पेशेंट को हॉस्पिटल से जब कुछ समय के लिए छुट्टी दिया जाता है, चाहे किसी मतलब जो कानूनी केस होता है उसके वजह से हो या कोई और कारण से, जब टेम्पोररी यानी कि कुछ समय के लिए छुट्टी दिया जाता है उसको ही आपका पैरोल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में पहला क्वेश्चन है हेलुसिनेशन एंड इल्यूशन। आप लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मीनिंग लिखना है दोनों का। अगर 2 मार्क के लिए पूछा जाता है तो भी आप लोगों को मीनिंग लिखना है। अगर उससे ज़्यादा पूछा जाता है 4 मार्क 5 मार्क्स के लिए तो उसका आंसर आप लोगों को लॉन्ग लिखना होगा। यहाँ पे आप लोगों को आंसर में बताया गया है इल्यूशन इज ए फॉल्स और रॉन्ग परसेप्शन ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके सामने रियल ऑब्जेक्ट होगा लेकिन उसका परसेप्शन जो होगा, आप उसे जो परसीव करोगे वो रॉन्ग करोगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रास्ते में चलते हुए अंधेरे में अगर आप चल रहे हो रास्ते में और रोड में आपके सामने अचानक अगर कोई रस्सी गिरा हुआ रहता है तो उसका आकार सांप जैसा देखने में लगता है, तो आप उसे परसीव करते हो एज ए स्नेक और आप परसीव करते हो कि ये एक सांप है। उस कंडीशन में आप डर जाते हो। तो इस तरह का परसेप्शन को ही आपका इल्यूशन कहा जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट रियल होगा लेकिन परसेप्शन जो होगा वो रॉन्ग होगा, वो फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पे जो हेलुसिनेशन कहा गया है इसका बात कुछ अलग हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए बताया गया है व्हाइल हेलुसिनेशन इज ए फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि हेलुसिनेशन जो होगा इसमें परसेप्शन भी फॉल्स होगा, यानी कि आप जो परसीव करोगे वो भी फॉल्स होगा और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी एब्सेंट हो जाएगा। यानी कि बहुत सारे बंदे को आप लोग देखिए हैं मेंटली डिसऑर्डर जिसको होता है कि बैठ जाता है, बैठ के बातें करना शुरू करता है। आप अगर उसको पूछोगे तो वो बोलेगा कि हाँ मैं इससे बात कर रहा था या उससे बात कर रहा था, लेकिन रियलिटी में उसके साथ कोई होता नहीं है। लेकिन वो जो बात करता है उसके सामने उसे लग रहा है कि कोई है उसके साथ, वो बात कर रहा है। इस तरह का कंडीशन को ही आपका हेलुसिनेशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे साइकोसिस इज ए सीवियर कंडीशन इन विच थॉट एंड इमोशंस आर सो अफेक्टेड दैट कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट विथ एक्सटर्नल रियलिटी। यानी कि साइकोसिस के कंडीशन में क्या होगा कि आदमी का जो थॉट होगा या इमोशन होगा उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो एक्सटर्नल रियलिटी होता है उसे वो लॉस कर देगा, खो देगा। लेकिन न्यूरोसिस के कंडीशन में क्या होगा, वो जो एक्सटर्नल रियलिटी होता है उसके साथ टच होगा, मतलब अटैच में रहेगा रियलिटी के साथ, वो रियलिटी को नहीं खोएगा। वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो सिंपैथी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे सिंपैथी इन्वॉल्व्स फीलिंग सॉरी और पीटी फॉर समवन। यानी कि सिंपैथी एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में आप एक्सटर्नली किसी भी फीलिंग्स को क्या करोगे, एक्सपोज करोगे या एक्सटर्नली किसी भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, तो उस कंडीशन को सिंपैथी कहते हैं। लेकिन जब आप इंटरनल फीलिंग्स को या इंटरनल इमोशन को एक्सप्रेस करोगे तो उस कंडीशन को आपको कहा जाता है एम्पैथी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है वेयर एज एम्पैथी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग समवन्स फीलिंग्स। या फिर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो सिंपैथी इज मोर ऑफ एन एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन बट व्हाइल एम्पैथी इज एन इंटरनल इमोशन और इमोशनल रिस्पॉन्स। यानी कि एक्सटर्नल इमोशनल रिस्पॉन्स और इंटरनल इमोशनल रिस्पॉन्स को ही आपका सिंपैथी और एम्पैथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपरनेचुरल पावर। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेंटल इलनेस जो होता है वो स्पेशली सुपरनेचुरल पावर की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स।
क्योंकि मेंटल इलनेस, मेंटली डिसऑर्डर जो होता है वो किसी अलग अलग कारण से होता है, ना कि किसी सुपरनेचुरल पावर के कारण से। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा है स्किज़ोफ्रेनिया इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया न्यूरोटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, ये है आपका साइकोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फॉरगेटफुलनेस इज ए पेरिडोमिनेंट सिम्टम्स इन डिमेंशिया, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है सप्ली 2013 का क्वेश्चन पेपर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2013 के एनुअल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को।